Hello class, welcome and how are you? So we have discussed industries in previous two parts. So today we are dealing with the third part in which we are going to start with cotton textile industry. Let me just sum up the two videos which I have sent earlier. So in the previous video we have discussed about the iron and steel industry. We have discussed the classification of industry, that industries are classified on the basis of raw material used, or they are classified according to the different size, small scale industry, large scale industry, or these industry like they based on the size. Okay, then the based on ownership, like public sector होता है, then private sector is there, public industries होती हैं, right? Public sector industry, private sector industries, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी. फिर हमने देखा था फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. कोई इंडस्ट्री कहाँ पे क्यों इस्टेब्लिश होती है, क्योंकि वहाँ पे वो मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, मार्केट अवेलेबल होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमने देखी थी. नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. So basically weaving cloth from the yarn is an ancient art. So cotton, wool, silk, jute, flax used to make cloth. Textile industry is divided on the basis of the raw material used. So we used to use different kind of material like cotton, wool, silk, jute etc. to make clothes. इस तरह से हमारे यहाँ पे क्लोथिंग इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी एंशियंट टाइम से ही है, बहुत पुराने टाइम से ही है. So there are two types of fiber. One is known as natural fiber, another is known as man-made fibers. So man-made fiber मतलब जो इंसानों ने फाइबर बनाए हैं, जो नेचर में प्रेजेंट नहीं थे, जैसे रेयॉन, नायलॉन. ठीक है, तो ये जो है ये मैन मेड फाइबर है. ये हम कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कुछ केमिकल रिएक्शन करके बनाते हैं, तो वहाँ से ये बनता है. जबकि जो कॉटन, जूट, ये जो सिल्क वगैरह है, ये नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ये नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं. तो इसलिए ये फाइबर्स जो होते हैं, धागे जो होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं मैन मेड, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर्स भी बोलते हैं. सो बेसिकली ये जो इंडस्ट्री थी ये हमारी एंशियंट टाइम में बड़ी अच्छी चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था. लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब जब साइंटिफिक एडवांसमेंट आ गई, जब मशीन्स वगैरह बन गई, तो वेस्टर्न कंट्रीज में मशीन्स वगैरह से काम होने लगा, लेकिन इंडिया में नहीं होता था. इंडिया में मशीन्स के साथ काम नहीं होता था, इसलिए इंडिया पिछड़ गया. क्योंकि इंडिया में मशीन्स के साथ काम नहीं होता था, हाथों के साथ ही लोग कपड़ा बनाया करते थे, हाथ के साथ ही लोग कपड़ा बनाते थे. तो ऑब्वियस है मशीन वाले जीत गए. ऑब्वियसली जो कॉटन टेक्सटाइल जो बाहर से आया करता था वो ही ज़्यादा फेमस हो गया, वही ज़्यादा चीज़ फेमस हो गई, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता था और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी जो मशीन से बन के आता था. और जबकि हाथों वाला काफ़ी लेबर भी लिया करता था और उतना अच्छा भी नहीं हुआ करता था. कुछ फेमस टाइप ऑफ क्लोथ्स हैं जैसे कि मुस्लिन है. लेट मी जस्ट टेल यू, देयर आर टू टाइप ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर लाइक वूल, सिल्क, कॉटन, जूट, एंड देन मैन मेड फाइबर लाइक नायलॉन, पॉलिएस्टर, acrylic, rayon. These are some what you say man-made fiber. Now next let us discuss, till the industrial revolution in 18th century cotton cloth was made using hand spinning techniques. जैसे चरखा होता है ना, चरखा होता है, हाथ से ऐसे चरखा चला चला के कॉटन क्लोथ बनाया जाता था. बट आफ्टरवर्ड्स मशीनें आ गई. मशीनें आने, इंडिया में मशीनें आई नहीं थी और दूसरे देशों में मशीनें आ गई थी, तो वहाँ से पे बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कपड़ा बनाया जाने लगा, जो काफ़ी चीप था और काफ़ी क्वालिटी वाइज भी बेटर था. तो इसलिए फर्स्ट जो ब्रिटेन है वो ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल बन गया. ठीक है, सो ब्रिटेन बन गया एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर. ओके, सो इंडिया में अगर हम टेक्सटाइल मिल की बात करें तो इंडिया में टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई in 1854. It was established in Mumbai in 1854. Then Ahmedabad comes second in term of textile production after Mumbai, and it is known as Manchester of India. मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर जगह है ब्रिटेन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉटन का फाइबर का बिजनेस हुआ करता था, तो उसी को बोलते हैं. तो अहमदाबाद जो है वो हमारा मैनचेस्टर बन चुका है. ओके, और ओसाका इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान. ओसाका एक जगह है जापान के अंदर, तो जापान के अंदर ओसाका को बोला जाता है दैट इट इज़ दी मैनचेस्टर ऑफ जापान. सो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इज अहमदाबाद एंड ओसाका इज मैनचेस्टर ऑफ जापान.
So this is cotton textile people working in the cotton mills. They work like this. So Ahmedabad, located in Gujarat on the bank of the Sabarmati river. Let us first discuss about Ahmedabad, then we will discuss about Mumbai, and then we will discuss about Osaka. So Ahmedabad, located on the in Gujarat on the bank of the Sabarmati river. The first mill was established in 1859, and it is the second largest textile city of India. Ahmedabad is the second largest city. Okay, second. So पहली कौन सी है? पहली मुंबई है, राइट. इट इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द एरिया दैट, ऐसे एरियाज के ये बिल्कुल पास है जहाँ से रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है. रॉ मटेरियल का मतलब क्या हुआ? कॉटन, है ना. कॉटन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, आसानी से अवेलेबल हो जाता है. यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो भी काफ़ी फेवरिंग है, वो आइडियल है कॉटन के लिए, स्पिनिंग के लिए, वीविंग के लिए. जो धागा है वो आसानी से टूटता नहीं है क्योंकि हवा में मॉइस्चर रहता है. अगर हवा कई बार ड्राई होती है तो धागा जो है उसके टूटने का डर रहता है जब वीविंग हो रही होती है कॉटन टेक्सटाइल में. लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट अच्छा रहता है, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऊपर से यहाँ की टेराइन जो है वो फ्लैट है. फ्लैट टेराइन का मतलब है कि जो एरिया है वो प्लेन है, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई दिक्कत नहीं होती है. आसानी से सड़कें वगैरह बनाई जा सकती है, रेलवे वगैरह बनाई जा सकती है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से करवाया जा सकता है. तो इसलिए वेल डेवलप्ड रोड लिंक यहाँ पे प्रोवाइडेड है. इसी और आसपास मार्केट भी है. जो गुजरात है उसके, गुजरात खुद ही इतनी बड़ी मार्केट है कपड़े की, उसके अलावा उसके अराउंड जो एरिया है सारे मैदानी इलाके हैं, प्लेन इलाके हैं, तो इतनी बड़ी मार्केट अवेलेबल है अहमदाबाद के अराउंड बेचने के लिए. तो सारे फैक्टर यहाँ पे सूट कर रहे हैं कि यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो ही सकती है. फिर आगे अगर हम मुंबई की बात करें, सो मुंबई पोर्ट नियर बाय फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. जो मुंबई पोर्ट है वो हमें हेल्प करता है कि जो कॉटन टेक्सटाइल्स वगैरह है उसको एक्सपोर्ट किया जा सके, और हमें मशीनरी वगैरह की इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से इंपोर्ट भी आसानी से किया जा सके. तो पोर्ट होने का ये फ़ायदा रहता है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आसानी से हो जाता है. Issues in Ahmedabad mill, several mill closed down due to the emergence of new textile center in country as well as non-upgradation of machine and technology in the mills of Ahmedabad. कई जो मिल्स हैं वो मुंबई में खुल चुकी हैं अहमदाबाद को छोड़ के, क्योंकि अहमदाबाद में अब जैसे मशीन्स ना आने की वजह से या मशीन का अपग्रेडेशन नहीं हुआ, कुछ हुआ, तो उसकी वजह से मतलब अहमदाबाद से मशीनें मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो खिसक के कहाँ, मुंबई की तरफ शिफ्ट हो रही है. मुंबई की तरफ मशीनें ज़्यादा हैं तो वहाँ पे ये पूरी इंडस्ट्री, नया सेंटर, एज नया टेक्सटाइल सेंटर ये एमर्ज हो रहा है. दूसरे नंबर पे क्या है? मुंबई है. यहाँ पे अपना अब मुंबई में ही ज़्यादा मशीनें या ज़्यादा टेक्सटाइल जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा है. वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है यहाँ पे ज़्यादा इस्टेब्लिश हो रही है, राइट. एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ. जो अहमदाबाद है ये सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया है, सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है. इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है. तो फर्स्ट कौन सी हुई? फर्स्ट मुंबई हुई. फर्स्ट है मुंबई. मुंबई क्यों? मुंबई में अब क्यों होने लग गया है? क्योंकि मुंबई पोर्ट के पास है और मुंबई में मशीनें आसानी से लाई जा सकती हैं. अहमदाबाद की जो मशीनें हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, अपग्रेडेड नहीं हैं, लेकिन जो मुंबई की मशीनें हैं वो अपग्रेडेड है, नई हैं, आसानी से लाई जा सकती हैं. इसलिए मुंबई में सारी चीज़ें अब आजकल शिफ्ट हो रही हैं. अब हम बात करते हैं ओसाका की. सो ओसाका जो है वो एक जापान की जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, कॉटन टेक्सटाइल का जो बिजनेस है वो चलता है. यहाँ क्या फैक्टर है जिसकी वजह से ओसाका में इतना अच्छा बिजनेस है? ये इसलिए क्योंकि इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका इंश्योर्ड दैट लैंड वाज इजीली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स. तो यहाँ पे ये भी प्लेन एरिया है, लैंड अवेलेबल है कॉटन ग्रो करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ इन सब के लिए. यहाँ पर भी जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड है, वार्म है, तो हवा में ड्राइनेस नहीं है, तो इसलिए वो अच्छा रहता है. रिवर योडो जो है यहाँ पे वो इन मिल्स में अच्छे से पानी पहुँचाती है. लेबर जो यहाँ पे है वो काफ़ी ईजिली
अवेलेबल है, चीपली अवेलेबल है, और इसके अराउंड पोर्ट है, तो पोर्ट से आसानी से लाया ले जाया जा सकता है सामान को, इसलिए ओसाका क्या है, जापान का मैनचेस्टर है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं आईटी, आजकल आप सुनते ही होंगे हर कोई आईटी इंडस्ट्री में ही काम कर रहा होता है। तो आईटी का जो एक व्यू है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा, जो नॉर्मली हम सोचते हैं, ये है आईटी इंडस्ट्री का एक व्यू, जो हम सोचते हैं कि एक आईटी इंडस्ट्री कैसी होती है। सो बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स इन स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में क्या होता है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन को ही प्रोसेस करना होता है, उस इंफॉर्मेशन से चीज़ें निकालनी होती हैं और आगे देना होता है, ऐसी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इंफॉर्मेशन को। ये पूरा आईटी का आइडिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये आइडिया है। द मेन फैक्टर गाइडिंग द लोकेशन ऑफ दीज इंडस्ट्री आर, अब ऐसी के लिए, ऐसी इंडस्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट के लिए परफेक्ट जगह कौन सी होगी। ऐसी इंडस्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट के लिए परफेक्ट जगह वो होगी जहाँ पे लैंड अवेलेबल हो, जहाँ पे ऑफिसेस बनाए जा सके, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग अवेलेबल हो, जो कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते हो, है ना। तो ऐसे लोग होंगे, अवेलेबल होने चाहिए। ऊपर से वहाँ पे बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए, लोगों के आने जाने के लिए सड़कें अवेलेबल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। इसको हम अंडर जनरल टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ले आते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। द मेजर हब्स ऑफ आईटी आर सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया एंड बेंगलुरु इन इंडिया। एक कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली करके जगह है, वो आईटी इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, और इंडिया में बेंगलुरु आईटी के लिए बहुत फेमस है। बेंगलुरु में आईटी का सबसे ज़्यादा काम होता है। उसके बाद जो बेंगलुरु है, इसीलिए उसको सिलिकॉन प्लेट्यू भी बोलते हैं, बेंगलुरु जो है उसको सिलिकॉन प्लेट्यू भी बोलते हैं। अब सिलिकॉन से इसका लेना देना क्या है, सिलिकॉन से लेना देना ये है कि आईटी इंडस्ट्री जो है वो टोटली सिलिकॉन एलिमेंट के ऊपर बेस्ड होती है, सिलिकॉन एलिमेंट के ऊपर बेस्ड ही टोटल इंडस्ट्री है ये। तो ये बेंगलुरु इज नोन एज सिलिकॉन प्लेट्यू, सो इट इज़ नोन एज सिलिकॉन प्लेट्यू। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होता क्या है, स्टोरेज, डिसेमिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज को ही, इंफॉर्मेशन को ही यहाँ वहाँ से स्टोर करते रहते हैं, डेटा, ये डेटा निकालो, वो डेटा निकालो, यही सब कुछ चलता रहता है। और यहाँ पे फैक्टर कौन से है, फैक्टर हो गए कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, अच्छी लेबर, मतलब जो स्किल्ड लेबर होती है, काम करने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, वो लोग अवेलेबल हो, ठीक है। इंडिया में बेंगलुरु है ऐसी जगह जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जो दूसरी आईटी हब्स हैं वो है हमारी दिल्ली है, मुंबई है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, ये जो बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आईटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ रहती हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन को, जो हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन को जो जॉब मिले हैं वो आईटी में ही मिले हैं, आईटी में ही मिले हैं। तो इंजीनियर्स, आपको खुद भी पता होगा कितने सारे इंजीनियर आपके नोन होंगे, कितना आपके अराउंड इंजीनियर ही रहता होगा। सो ये सब कुछ आईटी से ही रिलेटेड है। सो इंडियन आईटी इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी इज कंसीडर बेस्ट अमंग द वर्ल्ड। जो इंडियन आईटी इंजीनियर्स होते हैं, इंडियन इंजीनियर हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको वर्ल्ड में बेस्ट में कंसीडर किया जाता है। सो ये एक व्यू है, जैसा कि हम देखते हैं आमतौर आईटी इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस का, ठीक है। तो ये आईटी के बारे में था हमारे यहाँ। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन आंसर। थैंक यू सो मच।